Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to learn that is organizing unit 5. Yes, the second part, chapter 2. Okay, so chapter 2 is about the steps और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मतलब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया था, है ना. सो कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या सीखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. अरेंजमेंट प्रोसेस कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम समझते हैं एंड देन हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़ टू अचीव द गोल, जो हमारी गोल है ना. तो सेम गोज विथ द ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, वो सेम ही है विद कॉन्सेप्ट्स एंड आपको मीनिंग जो समझाया था उसके साथ भी सेम ही है, ठीक है. बट द थिंग इज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम डिटेल्स में सीखेंगे कि स्टेप्स क्या क्या हो सकता है प्रॉपरली, और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि स्टेप्स को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, एक के बाद एक, ठीक है. हम इसको कंफ्यूज करके स्टेप पहले देखो, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ है. वी विल नॉट राइट द रिपोर्टिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फर्स्ट स्टेप, वी विल राइट दिस स्टेप. ओके, सो वन बाय वन वी विल गो from 1 2 3 4 and 5. Okay, that's how this is the process, and this is the process how we will understand the steps. Apart from that, you also need to understand कि steps में आप नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते. एक एक स्टेप, जो पहला क्या हो सकता है, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, थर्ड स्टेप क्या हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे एक सिंक्रोनाइज वे में आएंगे, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग? इट वॉज द अरेंजमेंट प्रोसेस फॉर व्हाट? टू फिल अप द गैप. दैट इज यू हैव एन आइडिया नाउ यू नीड टू फिल अप द गैप with the help of the arrangement process to achieve the goal, ठीक है. you now your idea is what? suppose मैं एक स्कूल ओपन कर रही हूँ. स्कूल ओपन करने के लिए आई शुड हैव द एक्टिविटीज इन हैंड जो हमको अलॉट करने हैं टू अचीव द गोल, कि स्कूल अच्छे से रन होगा. स्कूल एक बिजनेस ही है, ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए है. तो स्कूल ऑपरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टीचर्स की स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, आप कहाँ तक स्कूल को मतलब ओपन करोगे, तो स्कूल का स्टैंडर्ड कौन सा आप सेट कर रहे हो, कि 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा या फिर 11th 12th. एंड इफ इट इज़ 11th 12th यू विल हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कौन सा आप रखोगे, कॉमर्स या आर्ट्स, आर्ट्स या साइंस, या फिर तीनों ही रखोगे. ये सारी चीज़ें आपको पहले अंडरस्टैंड करनी है टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगे. और फिर जब आप श्योर हो गए तो फिर आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या एक्टिविटीज आपको चाहिए होंगे टू रन द स्कूल, है ना. तो इसे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बोला जाता है. एंड वी विल अंडरस्टैंड विद दिस स्कूल ओपनिंग एग्जाम्पल, ओके, कि एक एक स्टेप में ये कैसे इंक्लूड होगा. ओके, सो नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़. जब हम स्कूल ओपन करते हैं, पहला स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज़. सो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकता है, जैसे कि आपको क्या चाहिए होंगे, टीचिंग चाहिए होंगे, ठीक है. आपको क्या चाहिए होंगे, फिर लाइब्रेरी चाहिए होंगे, है ना. और फिर क्या चाहिए होंगे, करिकुलम एक्टिविटीज़, है ना. फिर और क्या क्या चाहिए होंगे आपको, करिकुलम एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी हो गया, टीचिंग स्टाफ हो गए, है ना. फिर उसके बाद आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, है ना. फिर उसके बाद क्या चाहिए होंगे, फाइनेंस मैनेजमेंट. सो ये सारे चीज़ें हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कि क्या क्या चाहिए होंगे टू रन द स्कूल. ओके, सो स्कूल में क्या हम टीचिंग स्टाफ चाहिए होंगे, ये तो सबसे मेन है. ये अगर होगा नहीं तो फिर आपका स्कूल चलेगा ही नहीं. स्टूडेंट्स होने से पहले यू हैव टू ब्रिंग टीचर्स लाने पड़ेंगे, तभी आप स्टूडेंट्स मतलब उसके बाद अट्रैक्ट कर सकते हो. आपका टीचर्स फ्रंट रो का जो है ना, वो स्टाफ है, वो वॉरियर्स है. वो स्टाफ अगर अच्छे से डिलीवर नहीं करते, परफॉर्मेंस अच्छे से बच्चों को नहीं एंगेज करते, तो फिर आपका स्कूल चलेगा ही नहीं. सो दे आर द फर्स्ट लाइन वॉरियर्स, और यू कैन से द फर्स्ट लाइन स्टाफ, जो आपके काम में सहायता करेंगे. सो आप उसको सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हो कि वो लोग सबऑर्डिनेट्स है जो डायरेक्टली डिलीवर करते हैं अपनी काम को, ठीक है, ड्यूटीज़ को. देन आपका ग्रुपिज्म ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़, और इसको क्या बोल सकते हो, डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, कि
एक सेकंड क्या होगा कि आप जब स्कूल ओपन करते हो आपने समझ लिया कि एक्टिविटीज़ ये सारे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में क्या हो सकता है, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट बोर्ड ना, कि कोड ऑफ कंडक्ट की डिसिप्लिनरी एक्शंस लेनी पड़ेंगे अगर बच्चे ज़्यादा लीव ले रहे तो क्यों ले रहे, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग उसमें आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। ये सब कौन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड करेंगे ग्रुप में। यू रिमेंबर आई टुक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैफे बट टुडे इट्स गोइंग टू बी स्कूल। तो स्कूल में क्या आप ग्रुपिज्म करोगे, टीचिंग स्टाफ अलग बना दोगे, है ना, जो टीचर्स का स्टाफ होगा, ठीक है। और फिर आपका लाइब्रेरी अलग हो जाएंगे, मतलब लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बन गया, ओके। लाइब्रेरी में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट के फर्स्ट स्टैंडर्ड के, 10th स्टैंडर्ड के, 11th 12th स्टैंडर्ड के सारे अलग अलग बुक्स होंगे, है ना। उस बुक्स को आप क्या करते हो, आपके लाइब्रेरी में है, फी में ही वो इंक्लूड होता है और बच्चों को आप बुक्स डिलीवर कर रहे हो उस चीज़ के हिसाब से, ओके। सो वो हो गया। उसके बाद सपोज स्कूल में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अलग अलग बुक्स रखे जाता है, जैसे कि नॉवेल्स रखे जाते हैं, उनके लिए भी आपका एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, बोलते हैं कि ओके मुझे आपके लाइब्रेरी से नॉवेल्स चाहिए। उसके लिए आप एंट्री करोगे और उनको बोलोगे कि मैं एंट्री कर रही हूँ ये, और हम 1 week to 10 days में आपको वापस कर देंगे। बच्चे का नाम ले लिया, उसके बाद क्या क्या आपने बुक दे दिया, तो वो कौन करेंगे, लाइब्रेरियन करेंगे, ठीक है, वो काम। सो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, वो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ये करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गए, उनके लिए क्या होंगे, सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स होंगे, कल्चरल टीचर्स होंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपका डांस हो गया, आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, सो अलग अलग टीचर्स होंगे उसके लिए। दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा करिकुलम, ओके। एक्स्ट्रा करिकुलम के अलग ही होता है वो चीज़। और फिर आपका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, वो डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। आई टोल्ड यू कि डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि बच्चे कुछ शरारती कर रहे हैं जो अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट है स्कूल के, या फिर वो यूनिफॉर्म अच्छे से पहन के नहीं आ रहा है, या फिर उनके लीव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो यू विल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ एक मीटिंग बिठाते हैं, सो और या फिर डिसिप्लिन एक्शन लेते हैं या फिर सस्पेंड कर देते हैं बच्चों को। बहुत आपने देखा होगा करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें करते हैं स्कूल में, या फिर ऐसा ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, फिर ऑफेंस करते हैं जिसके वजह से उनको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। सो वो कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट, मतलब क्या, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप जब सैलरीज के टीचर्स है, ठीक है, अदर्स और अदर स्टाफ्स है, उसके लिए जो सैलरी होंगे वो आप कब आपको महीने में आपको जब आप दोगे सैलरी तो उनकी एंट्रीज आपको इनपुट करनी है ना। फिर उसके बाद आपके स्टूडेंट्स के फ़ी हो गया वो कलेक्ट कर रहे हो, स्टूडेंट आप अकाउंटिंग पीरियड, क्या था अकाउंटिंग पीरियड, 31 मार्च जो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, खत्म हो गया अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 अप्रैल से नेक्स्ट डे के 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होगा, ओके। सो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको सारे फ़ी जो भी आपने कलेक्ट किए हैं, या फिर आपका कोई भी आप हमेशा सैलरी देते हो, या फिर एक्सपेंसेस कुछ खर्चा हो गए स्कूल के लिए, ठीक है, आपने कोई कल्चरल इवेंट किया है तो उसके लिए खर्चे कितने हो गए, या फिर उनके लिए पैसे कितने आए हैं। एंड ऑफ द ईयर आपको डेटा कलेक्ट करके आपको निकालने हैं कि प्रॉफिट में है या नहीं है हमारा स्कूल। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेंगे, ओके। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़, मतलब सिमिलर जो एक्टिविटीज़ है उनको अलग अलग ग्रुप बना दिया। इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा टू असाइन द ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ओके। समझ आ गया ना, ओके, वेरी गुड। एंड देन द थर्ड इज असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज। नाउ आपको पता चल गया है कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या है मिला है। सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं किसकी टीचर हूँ, मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, तो मुझे क्या सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अकाउंट्स, सो मुझे अकाउंटेंसी मिल जाएंगे, ठीक है। मैं अकाउंट्स क्लासेस करती हूँ बच्चों की। फिर उसके बाद मेरा ऑर्गेनाइजिंग ये जो ऑर्गेनाइजिंग वगैरह पढ़ा रही हूँ वो क्या है, बिजनेस स्टडीज़ का, यस। तो फाइनेंस भी हम अब है कॉमर्स में, तो 11th-12th में फाइनेंस भी हम पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि आई हैव फाइनेंस सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, फिर मैं एक टीचर हूँ, मुझे 11th-12th कॉमर्स बैच अगर है तो उसमें मुझे इंक्लूड किया जाएगा और मुझे ड्यूटी दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो उसको आप सब्जेक्ट को पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि कॉमर्स के जो टीचर्स हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रोल्स
क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से पढ़ाने। और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके 10 तक कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो जब 10 तक कोई लेना देना है नहीं, तो मुझे क्या वो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं। आई एम नॉट फ्रॉम आर्ट्स, तो मुझे जो सोशल साइंस हो गया, जो जियोग्राफी हो गया, या फिर मुझे आपका क्या बोल सकते हैं, आपके इंग्लिश हो गए, वो सब्जेक्ट्स मुझे मिलेंगे ही नहीं। तो फिर मुझे क्या करना है, कॉमर्स में ही ध्यान देना है। तो इसलिए कॉमर्स के सब्जेक्ट्स क्या होता है, वो सारे इंक्लूडेड जनरल वे में होता ही है स्टूडेंट्स के लिए, टू मेक देम प्रो एंड स्पेशलाइज इन देयर सब्जेक्ट्स, कि वो एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होकर आपको नहीं पढ़ाने होते, आप 2 1 3 भी पढ़ा सकते हो। अकाउंट्स के लिए थोड़ा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अकाउंट्स में मेरी है स्पेशलाइजेशन, सो आई कैन टीच अकाउंट्स। बट मेरी अकाउंटेंसी के अलावा भी मैं बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन था आपका मतलब MBA में, ठीक है, इन मास्टर्स, फिर फाइनेंस में भी था, तो मैं कर सकती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे क्या होता है, अलॉट करते हैं टीचर्स को। आर्ट्स में क्या होगा, आप इंग्लिश की हो ना, आप इंग्लिश ही पढ़ाओगे, दूसरे सब्जेक्ट आप टच नहीं करोगे। इट्स नॉट इन केस ऑफ कॉमर्स, ठीक है, आप पढ़ा सकते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर सपोज मैं बोलती हूँ मैं कॉमर्स की हूँ, तो फिर मुझे कॉमर्स का 11 12 का बैच मिल गया, ठीक है। सपोज मैंने 2 क्लासेस यहाँ के कर लिए, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स दोनों मैं ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेशलाइज हूँ इस चीज़ पे, इसीलिए मुझे दिया जा रहा है और मैं पढ़ा रही हूँ। अब क्या हो जाएगा, सपोज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ में मुझे असाइन कर दिया ये ड्यूटीज़। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंग्लिश के टीचर होंगे आके मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे, नो, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ तो मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकती हूँ, नेवर, आई कांट डू दैट। छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, जब आप थोड़ा स्टैंडर्ड आपकी सपोज 10th में हो गया, 11th में हो गया, 12th में हो गया, वहाँ पे ग्रामर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकते। बट द थिंग इज़ इट इज़ वेरी अनएथिकल कि मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में जितना भी हूँ मैं प्रो नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स या स्पेशलाइजेशन इन डिटेल्स मैंने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़े। मैंने नॉर्मल जनरलाइज वे में पढ़े। इंग्लिश तो सभी में रहता है, हमारा MBA तक इंग्लिश था, वो बेसिक मैं पढ़ा सकती हूँ, ग्रामर में नहीं जा सकती इतना ज़्यादा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो वो अगर मुझे नॉलेज है भी, इवन टू आई हैव नॉलेज, आई विल बी नॉट अलॉटेड इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ उसमें, ठीक है। नॉलेज होने में और आप स्पेशलाइज होने में देयर इज अ डिफरेंस। सो आपका क्या होगा, असाइन टास्क जो है इंग्लिश की जो टीचर है वो अलग हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, बट मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, तो मैं टीचर नहीं बन सकती, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं होगा ना, बेसिक नॉलेज है। टिल MBA आपकी जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा सा पार्ट था, या फिर लॉ, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब मैं बेसिक पढ़ा सकती हूँ। बट जब आपकी बात होती है इन डेप्थ नॉलेज, वो एक टीचर को स्पेशलाइज होने के बाद ही रहता है। तो इसीलिए क्या है कि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकती। यस, तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स के टीचर अलग हो जाएंगे, है ना, इकोनॉमिक्स के टीचर अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स है, जो स्किलफुल है, उनके जो सब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ अगर आप कैफे भी खोल रहे हो, सेम है, ओके। आपको कुक करना आता है सारा डेलिकेसीज, बट फिर भी आप अगर स्पेशलाइज्ड हो इन इंडियन फूड्स, आपको इंडियन फूड में क्विजिन में ही दिया जाएगा, आप दूसरा चीज़ें टच नहीं करोगे। दो यू आर एनीवे यू हैव द नॉलेज, बट यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड, यही है डिफरेंस, ओके। सो आपका जैसे कि लाइब्रेरियन हो गया, लाइब्रेरियन में मुझे क्यों देंगे, एक लाइब्रेरियन को देंगे, है ना, जिसको स्किल है या फिर नॉलेज है रियलिटी में। उसके बाद उनके भी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे लाइब्रेरियंस के, जो मैनेज करेंगे, उनको पूरा स्टॉक पता होगा, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास के कितने सिलेबस उनके क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है और कितने बच्चे हैं, उनको दिया जाएगा, एंट्रीज रखे जाएंगे, डेटा रखे जाएंगे। अगर कोई दूसरा बुक ले रहे, मॉरल साइंस के सपोज बुक ले रहे, कोई आपका सपोज नॉवेल्स ले रहे, तो उनकी भी एंट्रीज बनाए जाएंगे। और सारी चीज़ें जो एक फ्रंट लाइन में होंगे वो आपका क्या करेंगे, बुक्स देंगे और डेटा एंट्री बनाएंगे। बट जो स्टॉक है, सारे मैनेजमेंट है, वो एक सीनियर ही देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, आप डिवाइड कर देते हो कि कौन सीनियर होगा एक्सपीरियंस वाइज और कौन फ्रंट लाइन में रहेंगे, ओके। ऐसे असाइन कर दिया ड्यूटीज आपने। सेम अकाउंट्स में
चीफ अकाउंट मैनेजर होंगे वो, ठीक है। वो अकाउंट मैनेजर क्या करेंगे, वो सारे अकाउंटिंग पीरियड जब होगा ऑडिटिंग वगैरह करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल अकाउंट्स के जूनियर बंदे होंगे तो वो क्या करेंगे, जो आपके सैलरीज गए, एक्सपेंसेस गए, इनकम आए कुछ, ठीक है, फी बच्चे ने दिया, कोई नहीं दे रहा है तो उसका एंट्री नहीं बनेंगे, आउटस्टैंडिंग करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें कौन करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जूनियर, ठीक है। और ऑडिटिंग कौन करेंगे, सीनियर। सो ऐसे आप क्या करोगे, विद एक्सपीरियंस स्किल्स के वाइज आप जब असाइन कर देते हो ना ड्यूटीज को, ओके, सो यही होता है आपका थर्ड स्टेप, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड स्टेप होता है। वेरी क्लियर, ओके, फेयर एनफ। ओके, लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज। आप क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज आपका क्या था, यू रिमेंबर मैंने एक काम किया था आप लोग के साथ लास्ट जो आपका क्लास था ऑर्गेनाइजिंग में, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था। You remember in that chart I have specifically mentioned you कि एक में क्या होगा, पहले तो यहाँ पे स्कूल के केस में क्या होगा, प्रिंसिपल पहले आएंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल आएंगे। प्रिंसिपल ओवरऑल वो क्या करते हैं कि आपका वो मतलब वो अथॉरिटी में है, वो जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, वो प्रिंसिपल हो गए, वो क्या करेंगे कि डिसीजन लेंगे सिर्फ, ठीक है, पावर में है, वो सारा काम वो नहीं देंगे, तो सारा उसमें से क्या करेंगे, वो पावर में है, वो सिर्फ डिसीजन लेंगे, बाकी क्या करेंगे वाइस प्रिंसिपल को दे देंगे जो सारे चीज़ें देखेंगे, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। वो टीचर्स के कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के जितने भी बैचेस होंगे वो सारे देखेंगे। उनमें से अगर सपोज मैं बोलती हूँ वो लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मैं कॉमर्स की हूँ तो मैं अकाउंट्स की हूँ, सपोज़ मेरी बहुत एक्सपीरियंस हो गई है, अभी सपोज़ मैं बोलती हूँ मेरी एज 50 है, सपोज़ मेरे बहुत एक्सपीरियंस हो तो मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाऊँगी, ठीक है। और फिर मुझे बहुत आइडिया होगा अबाउट की सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम्स कब कब लेना है, यूनिट टेस्ट कब कब लेना है, मार्क्स कितना होना चाहिए बच्चों की, नहीं हो रहा है तो उनको और भी ज़्यादा पूछो, पीटीआई करो, पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन, है ना। उसके बाद आप समझो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, पेरेंट्स को थोड़ा गाइडेंस दो, बच्चों को गाइडेंस दो। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, वाइस प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। अगर मेरी एज अभी जैसे कि 29 है, अभी न्यू मैंने ज्वाइन किया है और मैं अभी अकाउंट्स के टीचर हूँ, तो मैं क्या होंगी, सबऑर्डिनेट, मतलब मैं एक फ्रंट लाइन टीचर हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। आप स्टूडेंट्स किसी वजह से बोलते हैं कि यू नो मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं समझा दूँगी। अब क्या होगा कि सिलेबस समझाते समझाते लेट हो गया मुझे, मैं अब न्यू ज्वाइनी हूँ ना, तो मुझे लेट हो गया और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वाइस प्रिंसिपल है, वो आके पूछेंगे कि सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो क्या है कि अब क्या होगा, जो सिलेबस जो भी आपका रह गया है वो कैसे कंप्लीट करना है, वो एक गाइडलाइंस आपको एचओडी दे देंगे एज ए न्यू कॉमर, ठीक है, मुझे दे दिया। मैंने क्या किया, वो उस स्पीच को, वो जो स्पीड है ना, उस स्पीड में मैंने अपनी टीचिंग की जितने भी सिलेबस है अकाउंट्स के, वो मैंने कंप्लीट कर लिया टाइम से पहले। तो ये क्या हुआ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब एचओडी आके सीधा डायरेक्ट बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं बोल रहे, उनको सब पता है, मैं 50 साल की हूँ तो मुझे सब पता है, पर मैं जाके पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगी, मैं बोलूँगी कि आप पढ़ाओ, टीचर को बोलूँगी, और आप एक काम करो, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है। मैं उनको सिखा दूँगी और बोलूँगी कि ऐसे आप कंप्लीट करो सिलेबस को, ऐसे आप यूनिट टेस्ट लो, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट लो और फाइनल टेस्ट लो, टेस्ट लेते रहो उनको 1-2 महीने में। ये सारी चीज़ें क्या हो गए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब आप एज ए सुपीरियर नहीं कर रहे हो, एज ए मैनेजर भी नहीं कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको डेलीगेट कर रहे हो सबऑर्डिनेट को, टीचर्स को, जो जाके डायरेक्टली स्टूडेंट्स को ये सारे मतलब क्या कर रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं एंड आपके सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इन केस सपोज मैं बोलती हूँ कि इन केस ऑल्टरनेटिवली हम एग्जाम्पल लेते हैं फाइनेंस के, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। सो इन केस ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स के जो पहला फ्रंट लाइन जो बंदा होगा वो होगा अकाउंट्स जूनियर अकाउंटेंट। वो डायरेक्टली कैश काउंटर में बैठेंगे, आपने देखा होगा, आप फी देने जा रहे हो, उन्होंने आपकी नाम डेटा लेके एंट्री रख दिया है, ठीक है, आप फी नहीं दे रहे हो, वो डायरेक्टली कलेक्टिवली वो आपके क्लासेस में जाएंगे और कलेक्शन के लिए आपको रिमाइंड करते रहेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वही एंट्री करते हैं सारी चीज़ें। बट
वो एनफ है? नहीं। अकाउंटिंग ईयर में आपको ऑडिटिंग करनी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, चीज़ें कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा है, एंट्रीज में कभी कभी गड़बड़ी होती है, वो कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, वो सारे जो है ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे, वो चीफ होंगे, चीफ अकाउंट ऑफिसर्स, वो देखेंगे आपके सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी डिवाइड हो जाता है वर्क कि सीनियर लेवल, जूनियर लेवल डायरेक्टली आपका इंटरेक्ट करते हैं टू विद द अथॉरिटी, सॉरी विद द स्कूल, ओके। तो मतलब क्या, स्टूडेंट्स के साथ। आप अगर कहीं और भी जाओगे तब भी आपको देखेगा कैश काउंटर में कोई और बैठा हुआ होता है, जो बैक ऑपरेशन के काम होते हैं ना, उनमें सीनियर्स लेवल जो काम करते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक मैनेजर डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट नहीं करते, आप सिनेमा हॉल में जाओ, मूवी देखने जाओ, मैनेजर आके डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे क्या आपके साथ? नहीं करेंगे, वो मैनेज करता है, ठीक है। फ्रंट लाइन में अलग होते हैं जो सर्विसेज देते हैं, ठीक है। वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप आपकी अथॉरिटी को आप डिवाइड कर रहे हो, आप डेलीगेट कर रहे हो सबऑर्डिनेट्स को, और वो अच्छे से आपके काम को काम करके दे रहे। कोई प्रॉब्लम होगी तब क्या आता है, द फिफ्थ पार्ट, दैट इज रिपोर्टिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। रिपोर्ट मतलब क्या हो गया, आप रिपोर्ट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए अकाउंट मैनेजर, सॉरी एज ए अकाउंटेंसी टीचर, कि मुझे कंप्लीट करनी है अपनी टास्क। अब क्या हो गया, मैंने बोला ना मैं न्यू ज्वाइनी हूँ, तो मेरी सिलेबस में कुछ ऐसा हो गया कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं नहीं कंप्लीट कर पाई सिलेबस, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। इसके लिए क्या मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं स्टूडेंट को बोलो, अरे ये क्लास फिर से बैठ जाओ, नेक्स्ट 2 आवर्स ये मेरे क्लास होंगे, आपको मेरे साथ बैठने और मेरे क्लासेस अटेंड करने और कंप्लीट करने। ऐसे होता है क्या? कुछ चीज़ें नहीं होता है, बिकॉज आपकी रोस्टर होती है, प्लान होती है, एवरी डे आपकी 8-7 आवर्स के लिए स्टूडेंट्स को आप क्लासेस करेंगे, वो क्लासेस किसके किसके होंगे, कितने टाइम पे होंगे, वो आपका डिवाइड किया जाता है, रोस्टर प्लान होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी अथॉरिटी चलाई और बोला कि मैं पूरा आपका क्लासेस लूँगी, आज होल डे अकाउंट्स का क्लास चलेगा। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे टीचर्स, जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूँ विद द सेम डिपार्टमेंट, बिजनेस स्टडीज़ भी मैं पढ़ा रही हूँ, अकाउंट्स भी मैं पढ़ा रही हूँ, बट फाइनेंस का जो है वो कोई और पढ़ा रहे हैं। हम अपने में बात कर सकते हैं कि चलो आज ना आप मत करो, आपका अगर सिलेबस हो गया मैं कर लेती हूँ, या फिर आप दूसरे क्लास में ही रह लो, आप उनको आपका सिलेबस कंप्लीट कर दो आपका, मैं इस क्लास में कर लेती हूँ। ये कर सकते हैं क्योंकि 2 ही बैच होता है, ठीक है। यू कैन आपस में आप बात कर सकते हो, बट आप उनसे कैसे कनेक्ट करोगे जो इंग्लिश के टीचर हो गए, जो इकोनॉमिक्स के टीचर हो गए, उनका सिर्फ काम एक ही क्लास में थोड़ी है। हम कॉमर्स के बंदे हैं तो हम पढ़ा सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो नहीं पढ़ा सकते ना, उनका क्या होता है, उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आर्ट्स में भी इंग्लिश टीचर ही होंगे, वो दूसरा नहीं पढ़ाएंगे। तो वो इंग्लिश टीचर जो होंगे उनका बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, 10th में 9th में रहेंगे, फिर वो लोग 11 12 के साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके पढ़ाएंगे, उनकी कितनी लोड है। तो वो कैसे हमारे बैच में आके, मतलब सॉरी, हम उनके अगर क्लासेस है तो उनके क्लासेस में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, है ना। वो उनके दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है क्लासेस में, तो दे कैन नॉट कंसिडर दैट। Even if they consider, I have to talk and report to someone so that ये रोस्टर प्लान थोड़ा सा इधर उधर 19-20 हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, मैं सबऑर्डिनेट हूँ, आई हैव टू रिपोर्ट, राइट। सो वो किसको रिपोर्ट करनी है, टू द सुपीरियर, दैट इज माई HOD और वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल रोस्टर बनाते हैं, ठीक है, उनको पता होता है। या फिर आप HOD में आपने कनेक्ट किया और बोला कि मैम मुझे, या फिर सर मुझे बहुत ज़रूरत है क्लास की, अगर आप मुझे क्लास नहीं दोगे तो मैं बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो वो क्या करेंगे, वो रोस्टर प्लान देखेंगे और समझेंगे कि कौन से क्लासेस नहीं भी करेंगे तो ज़रूरी है। सपोज इंग्लिश के सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होने वाले हैं, 1-2 क्लासेस वो नहीं भी करेंगे तो चलेंगे। देन माई HOD विल टॉक टू द इंग्लिश डिपार्टमेंट HOD और टू मैम कि आप आज कंसिडर कर सकते हो कि 2 क्लासेस आप एक्स्ट्रा दे दोगे इनको, आपके क्लासेस 2 दिन आप नहीं करोगे चलेगा। वो बोलेंगे ओके डन चलेगा, तब मैं जाके क्लासेस एक्सटेंड करके 2-3 क्लास और मैं एक ही दिन में कंसिडर कर सकती हूँ करने के लिए टू माई स्टूडेंट्स। और एल्स वो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट हो के, मेरे स्ट्रीम के बच्चे हो के भी मैं उनको
एक आपका क्या करते हैं, पावर में नहीं रख सकती कि मेरी ही कंट्रोल है, मैं कुछ भी करूं, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे स्ट्रीम के बच्चे हैं। या फिर साइंस के टीचर्स ने बोल दिया कि ये साइंस के बच्चे हैं, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो किसी और के सब्जेक्ट मैं टच भी नहीं करने दूंगी, मैं साइंस ही पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना। साइंस के बायोलॉजी के टीचर आपका केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, साइंस के फिजिक्स के टीचर आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस क्या क्या है और आप किससे जाके बात करोगे कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहते हो। मैं अकाउंट्स की हूँ, अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा रही हूँ, ये मेरी लक है कि दोनों क्लासेस मेरे ही है, बैक टू बैक है, तो मैं अकाउंट्स से पढ़ा लिया, मैंने बिजनेस स्टडीज़ टच ही नहीं किया। उसके लिए मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। दोज आर माई क्लासेस, आई नो कि कौन से सब्जेक्ट कब कंप्लीट होनी है और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, ओके। बट वो साइंस के बंदे नहीं कर सकते, उनके सब्जेक्ट ही अलग अलग, हर एक टीचर अलग होंगे वो। या फिर आर्ट्स के जो मैम होंगे, जो सर होंगे इंग्लिश के, वो नहीं कर सकते। या फिर मैं भी नहीं कर सकती अगर नेक्स्ट क्लास इंग्लिश के होंगे या फिर इकोनॉमिक्स के होंगे, उनके अलग डिपार्टमेंट्स में भी उनको जाने पड़ते हैं। मैं सेम डिपार्टमेंट में रहती हूँ तो मैं अपने डिपार्टमेंट पे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट के हैं ये सब्जेक्ट और मुझे उनको जाके रिपोर्ट करनी है, कम्युनिकेट करनी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं जा सकती। मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल को बोलूँगी या फिर HOD को बोलूँगी कि आप रोस्टर में देखो कि ये सारी चीज़ें चेंज हो सकते हैं क्या, थोड़ा इधर उधर। If it is okay then okay, if it is not then what, I have to wait or either I have to speed up कि मैं कंप्लीट कर दूँ सिलेबस। ओके, समझ में आ गया कैसे काम होता है, कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होते हैं। रिपोर्टिंग में क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसको रिपोर्ट करोगे कि प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके ऊपर सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया तो इसका मतलब डेलीगेट करने का मतलब नहीं है कि यू हैव द पावर एंड द ऑथोरिटी, यू हैव टू रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस। तो वो सिनेरियो मैंने अभी आपको दे दिया है। इस सिनेरियो के चलते हुए आप क्या करोगे, रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है, चेन ऑफ कमांड। यू रिमेंबर चेन ऑफ कमांड में क्या था कि आपको आपकी हायरार्की होंगे, इस बेसिस पे आपको रिपोर्ट करनी है, कम्युनिकेट करनी है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कैसे सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अगर आपके गलती से आपने अथॉरिटी ले ली और आपने खुद ही कर लिया, इसके लिए पेनल्टी या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें टाइम मैनेजमेंट होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, आप कौन से स्किल्स में परफेक्ट हो वो आपको पता होगा, कौन से आप स्टेटस के हो वो भी आपको पता चलेगा। स्टेटस इन द सेंस कि आपकी रोल क्या है, आपकी पावर एंड ऑथोरिटी क्या है। उससे ज़्यादा आप पावर में नहीं जा सकते, ऊपर में हैं जिनको आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी अगर आप कुछ पावर लेना चाहते हो। वो पावर डेलीगेट हो सकता है, वो पावर आप ले नहीं सकते, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज़ें डिवाइड हो जाएगी, मतलब आप मतलब आपको समझ आ जाएगा, आपकी पॉप आउट हो जाएगी कि एक्टिविटीज़ ये रहे, मेरे गोल ये रहा, इसके लिए जो एक्टिविटीज़ है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग करेंगे। जो बहुत स्किलफुल होंगे वो मैनेजमेंट टॉप लेवल पे रहेंगे, वो सारा काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, बट वो सबऑर्डिनेट्स रखेंगे, वो जो फ्रंट लाइन में काम करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, वो आके हम लोगों को समझाएंगे फ्रंट लाइन को, फ्रंट लाइन फिर से उनके हिसाब से काम करके डिलीवर करेंगे। सो इसमें क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मैं इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, सफोकेट नहीं होंगी कि मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट दे दिया गया है पढ़ाने के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम तब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के टीचर अलग है। उनको प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश के टीचर को अगर बोले तुम कॉमर्स पढ़ा लो, क्योंकि मैं हूँ उसके लिए। तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी स्किल्स जब आपका मैच होता है आपके काम के साथ तो आप ओवरवेल्म नहीं होते हो। आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होती है। आज मैं कॉमर्स की हूँ, मुझे आर्ट्स दे दो, मैं एक्सीलेंट कभी नहीं हो सकती। मुझे साइंस दे दो, मुझे पता ही नहीं होगा। मैंने क्लास 10 तक ही पढ़े हैं ना, मुझे कैसे पता होगा। तो सेम गोज विद द कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो कि टीचर्स ऑल्सो कि मुझे पता है मेरे सब्जेक्ट क्या है, मैं उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगी। कैफ़े के एग्जाम्पल में क्या था कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन सा
क्विजिन ले सकते हो, आप बना सकते हो एज ए शेफ। ओके, आपको वहीं पे फोकस करनी है। 10 चीज़ें करोगे साइमल्टेनियसली, बोलते यू हैव टू बी मल्टीटास्कर, नहीं, मल्टीटास्किंग ज़्यादा करोगे ना, आपके आउटपुट ही नहीं डिलीवर होंगे। तो इसीलिए आप प्रो बनो किसी भी एक फील्ड पे और उस पर फोकस करो, उस पर इतना ग्रो करो कि आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाओ उसी फील्ड पे, दूसरे फील्ड पे नहीं। आप मल्टीटास्किंग करोगे साइमल्टेनियसली, यू विल बी ड्रेन्ड और आपकी आउटपुट नहीं निकलेंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए है कि कोई भी बंदा ड्रेन आउट नहीं हो काम से, कोई भी बंदा ओवरवेल्म ना हो काम से। इसीलिए सारे काम को डिवाइड करते हैं, क्या क्या काम के वजह से हमारे गोल बहुत इजीली अचीव हो सकते हैं वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। दैट बिकम्स द बेस्ट पार्ट टू अचीव द गोल। ओके, इंपॉर्टेंस भी आपको फिर समझ आ गया होगा, मैंने इंपॉर्टेंस आपको समझा ही दिया था, फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ। इंपॉर्टेंस ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग से, ऑर्गेनाइजिंग का आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होते हैं, स्किल्स आपके बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं, ठीक है, आपकी जो आउटपुट होते हैं बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आप अचीव कर पाते हो। यस, सो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी में रहेंगे अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से आप इनपुट करोगे, अलॉट करोगे आपके काम में तो। ओके, सो की लर्निंग आज क्या था क्लास का? की लर्निंग वाज कि स्टेप्स हमको सिंक्रनाइज करके ही लिखना है। हम जो सबसे पावरफुल स्टेप है वो हम पहले नहीं लिखेंगे। पहले ऑर्गेनाइजिंग का जो पार्ट है कि हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज़ को कि क्या क्या होगा बिजनेस रन करने के लिए, वो पहला पार्ट होता है। आप पहले डिसाइड कर लोगे क्या कि कौन से स्टाफ होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होगा, सबऑर्डिनेट टीचर्स कौन होंगे, नहीं ना। आप पहले क्या करोगे, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि डिपार्टमेंट हम कौन सा बनाएंगे। पहले हम ये डिसाइड थोड़ी करेंगे कि अकाउंट्स के जो बंदे होंगे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे। पहले हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंट्स में डिपार्टमेंट होना चाहिए एक, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखना चाहिए। पहला की लर्निंग। सेकंड की लर्निंग क्या था कि हमको क्या करनी है, एक एग्जाम्पल लेनी है और उसी एग्जाम्पल के चलते हुए हमें सारा स्टेप समझाने हैं। 5 स्टेप है, ज़रूरी नहीं है आपके बुक्स में फ्रॉम 5 steps it can be 6-7 steps also, but I am telling you to write 5 steps because in 5 steps you can also give what example and you can enhance your contents. Yes, so ऐसे आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक एग्जाम्पल हमेशा लेनी है और उसी एग्जाम्पल के साथ आपको हमेशा समझाना है ये स्टेप्स। ओके, ये की लर्निंग हो गया। आज आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस क्या है और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, कितनी ज़रूरी है इसको बिजनेस को रन करने के लिए। यस, सो आज का क्लास ख़त्म है। इसका जो सेकंड क्लास दैट आई एम गोइंग टू अटेंड इज गोइंग टू बी अकाउंटेंसी। ओके, जो आपकी फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स मेथड है उसके फोकस करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन कर लेंगे। बहुत ईजी है एंड आई लव अकाउंटेंसी, बेस्ट सब्जेक्ट, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है ये सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग होता है। सो आई होप आपको क्लियर है आज ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसके स्टेप्स क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी, कीप सपोर्टिंग मी, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ ग्रेट डे हैड एंड येस ऑफकोर्स आपको कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।